नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लालकुआ नगर निगम गौशाला में गौ भोजन किया और गौ सेवा को उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। इस अवसर उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हर गाँव और हर शहर तक विकास की गति पहुंचाना हमारा संकल्प है। गौ पूजन के माध्यम से सीएम धामी ने समाज को गौ संवर्धन का संदेश दिया और कहा, गौ माता का संरक्षण ही हमारी सभ्यता की पहचान है। उत्तराखंड सरकार ने अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। आलंबन गांव योजना के तहत सरकार इन लोगों को एक पारिवारिक माहौल देने की कोशिश कर रही है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं को एक ही छत के नीचे रखा जाएगा, जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आलंबन गांव योजना के तहत एक घर में 8 बच्चों के साथ ही उनकी बड़ी बहन के रूप में 4 किशोरियों को रखा जाएगा। साथ ही बालकों और बालिकाओं का देखभाल करने के लिए 4 महिलाओं को रखा जाएगा, यानी एक घर में कुल 16 लोगों को रखा जाएगा। आलंबन गांव की शुरुआत विकासनगर क्षेत्र में 5 से 6 एकड़ भूमि पर की जाएगी। इसमें 20 से 25 घर बनाए जाएंगे। हालांकि इसकी शुरुआत 5 घर से ही की जाएगी। एक घर में 8 बालक, 4 किशोरियां और 4 महिलाओं को रखा जाएगा। ऐसे में शुरुआती दौर में करीब 350 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला कल्याण शाखा के अंतर्गत इस योजना को तैयार किया जा रहा है, जिसमें जो हमारी अनाथ निराश्रित महिलाएं हैं और इस तरह के जो बच्चे हैं 0 to 6 ईयर्स, 6 to 11 ईयर एंड 11 to 18 ईयर्स और किशोरियां, इनको मिला के इनके लिए इस योजना को तैयार किया गया है। और किशोर न्याय जो अधिनियम है उसकी मंशा है कि संस्था जो है, संस्था में रखना लास्ट विकल्प है। उसके पहले इनको सामुदायिक माहौल दिया जाना चाहिए। तो कम्युनिटी बेस्ड एक स्कीम है हमारी, जो देश में पहली बार इस तरह की स्कीम के बारे में काम किया जा रहा है। हमने प्लान किया है कि विकासनगर क्षेत्र में 5 से 6 एकड़ के एरिया में इसको विकसित किया जाएगा और इसमें 20 से 25 घर बनाए जाएंगे, जिसमें शुरुआत पहले 5 घरों से होगी। एक घर में 8 बालक, 4 किशोरियां और 4 महिलाएं जो माता के रूप में रहेंगी, एक फैमिली के रूप में एक घर में रहेंगी। इस तरह से हमारा प्लान है कि इनिशियल स्टेज पे लगभग 300 से 350 लोगों को वहां पर रखने का है और उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनको देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि वो और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसके लिए पहल की गई है। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज में उसमें हमने इसको पुटअप किया था और वहां से हमें इसकी सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। जिलाधिकारी देहरादून से अनुरोध किया गया है कि यथाशीघ्र भूमि का चयन करके वो हमें जगह दे सके, ताकि इसमें आगे की कार्रवाई की जा सके। क्या नाम दिया है इसको? ये योजना का नाम है आलंबन गांव। जो योजना होगी आलंबन गांव होगी, उसमें इन लोगों को आलंबन दिया जाएगा, सहारा दिया जाएगा, इन बच्चों को, बालिकाओं को और महिलाओं को, जिसमें हम पारिवारिक माहौल, सामुदायिक माहौल देना चाह रहे हैं सभी बच्चों को। बच्चे अनाथ न महसूस करें, इसलिए उनके साथ उनकी बड़ी बहन के रूप में किशोरियों को रखा जा रहा है और उनकी देखभाल करने के लिए वहां पर 4 महिलाओं को भी रखा जाएगा। एक घर में एक तरह से 4 माताएं होंगी, 4 किशोरियां होंगी और 8 बच्चे होंगे। तो इस तरह से 16 लोग एक घर में रहेंगे। हमारी पहली कोशिश है कि देहरादून में केदारपुरम में जो हमारा इस तरह के सुधार गृह है, महिला पुनर्वास कल्याण केंद्र है, नारी निकेतन है, बालिका सुधार गृह है, बालक सुधार गृह है, वहां पे भी हमने, ऐसा नहीं कि उसको हम खत्म कर रहे हैं। इस तरह के कुछ बच्चे होंगे जो इस तरह के माहौल में नहीं रह पाएंगे, उनको इन गृहों में भी रखा जाएगा। रानीखेत में आयोजित एक भव्य समारोह में एसएसपी सीमांत मुख्यालय परिसर में आईजी अमित कुमार की पत्नी नियामिका वर्मा द्वारा लिखित काव्य संग्रह तुम और मैं का विमोचन पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी द्वारा किया गया। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी ने नियामिका वर्मा की पुस्तक तुम और मैं का विमोचन किया। सशस्त्र सीमा बल के आईजी अमित कुमार ने अपने विचार रखते हुए बताया कि नियामिका वर्मा ने अपने बुजुर्ग माता लतिका वर्मा की प्रेरणा से इस पुस्तक को पूरा किया। इस अवसर पर कैंट के सीईओ कुणाल रोहिला भी उपस्थित रहे। डिप्टी कमांडेंट अरविंद कुमार ने इस भव्य कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर बल के अधिकारी और अतिथि मौजूद रहे।
करता हूँ, ये तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे, जिनमें से सभी सुरक्षित हैं। हादसे की जानकारी देते हुए रुद्रप्रयाग जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि लगभग 1 बजे यह हेलीकॉप्टर बड़ासू हेलीपैड से रवाना हुआ था। हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग के दौरान सड़क पर खड़ी एक टैक्सी इनोवा गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि हेलीकॉप्टर के पंखे से राज्य मार्ग के बगल में एक रेस्टोरेंट की टीन कट गई। गनीमत रही कि सड़क पर चल रही गाड़ियों और आसपास के लोगों को इस लैंडिंग से जान का खतरा नहीं हुआ। पायलट की सूझबूझ के कारण हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रूप से सड़क पर उतार लिया गया। इस घटना के बाद उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मामले का संज्ञान लिया और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को रिपोर्ट की। आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था, तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित। ज्वालीकोट हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां गधेरे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हिमांशु पंत के रूप में हुई है, जो हल्द्वानी का निवासी था। हिमांशु पंत अपने दोस्तों शिवम बिष्ट, राम सिंह रावत और रोहित चंद्र के साथ नलेना क्षेत्र में मौज मस्ती करने गया था। सभी दोस्त गहरे पानी में चले गए, जहां हिमांशु गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बाद एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची और गधेरे में डूबे युवक के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौकी प्रभारी श्याम बोरा ने बताया कि घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे के दूसरे दिन पंत पार्क पहुंचे। इस दौरान पंत पार्क में मुख्यमंत्री ने सफाई अभियान चलाते हुए पार्क में बने नाले की झाड़ू लगाकर सफाई भी की। उन्होंने पार्क में वृक्षारोपण किया और स्कूली बच्चों और जनता को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि सरकार ने देश में सबसे पहले जीईपी मॉडल लागू किया है, जिसके तहत लगभग 6000 जल स्रोतों को पुनर्भरण किया है। इस दौरान भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के छात्र छात्राएं, विधायक सरिता आर्य, पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल, पालिका अधिशासी अधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने पूरे देश और दुनिया में सबसे पहली शुरुआत की है। जीईपी हमने उत्तराखंड में लागू किया है, जो भारतवर्ष के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक मॉडल है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। और इससे हम ये माप कर पाएंगे कि हमने विकास के कार्यों में कितना जो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का हमने मापन किया है, कितना हमने उसके लिए चुकाया है। उसके आधार पर हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। और देवभूमि के अंदर अनेक हमारे जल स्रोत हैं, नाले, धौरे, गाड़, गधेरे, इन सभी के पुनर्जीवन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमने सारा का यहाँ पर गठन किया है। उसके माध्यम से लगभग 6500 ऐसे जल स्रोत पहले साल में हमने खोजे हैं या उनको रिचार्ज करवाने की दिशा में काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम
जो उसका दूसरा चरण इस बार देश के अंदर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 108 करोड़ से अधिक पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। ये अपने आप में उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता है और पूरे देश को हम जहाँ जल और जीवन देने का काम यहाँ अनेक नदियों के माध्यम से करते हैं, वहीं यहाँ का जो हमारा पर्यावरण है उसमें हम अपना योगदान करें और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें और पौधारोपण पर भी। वो हमारा अभी हरेला पर्व आने वाला है। हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर पूरे राज्य के अंदर इसको एक उत्सव के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष और जोर शोर से मनाएंगे, जिससे कि जो है हमारे पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान लगातार बना रहे और ये पर्यावरण संरक्षण की धरती है, यहाँ से पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक संदेश जाता है। उसकी हम लोगों ने देखिए बात करी है। ग्रीन फॉरेस्ट हमारे लिए, चूँकि हम एक बड़ी कीमत पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग चुकाते हैं। हमारा 70% से ज़्यादा भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है और बहुत सारे हमको विकास के काम करने में और अन्य काम करने में बहुत जो कंपनसेशन करना होता है वो हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए लगातार हिमालयन राज्यों की बात हम लोग करते रहे हैं और इस दिशा में निश्चित रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। इस दौरान माना जा रहा है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलौर विधानसभा के लोगों के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा करेंगे। उसके पास एक हमारा स्वीटी फार्म हाउस है, उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हित में जो अच्छे निर्णय लिए हैं उनका सम्मान करने के लिए हमारे जिले के पदाधिकारियों ने, क्षेत्र की जनता ने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भव्य स्वागत किया जाए। और मैं समझता हूँ स्वागत एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। लगभग 20-25 हजार की संख्या में वहां पर हमारे क्षेत्र की जनता पहुंचेगी और उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र की समस्याएं भी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखी है, भाई करतार सिंह भड़ाना जी ने लिखी है। माननीय मुख्यमंत्री उनकी भी घोषणा करेंगे ताकि वो कार्य जल्दी से जल्दी करवाया जा सके। सर, लगातार भाजपा नेता हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में नकली और नारकोटिक दवाओं की फैक्ट्री पर एनसीबी और ड्रग विभाग छापेमारी की। खंडरनुमा मकान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित और नकली दवाएं बन रही थी। दिल्ली एनसीबी की जांच में नेटवर्क का खुलासा हुआ था। खुलासे के बाद हरिद्वार में कार्रवाई की गई। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की अगुवाई में टीम ने संदिग्ध दवाएं बरामद की। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एनसीबी की टीम आरोपी को अपने साथ दिल्ली ले गई। कई दवाओं के सैंपल भी लैब जांच के लिए भेजे गए। दवाओं के सैंपल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज होगा। कल देर रात्रि एक्चुअली हमें एक सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा जो है रात को सिडकुल थाना क्षेत्र में कुछ दवाइयां बनाई जा रही दूसरे की कंपनियों की। तो एनसीबी की टीम भी यहाँ आई हुई थी। एक्चुअली उनका एक केस दर्ज हुआ था दिल्ली में, उसी के रिगार्डिंग जो उनका मुलजिम था उसके द्वारा एक मुलजिम यहाँ पर भी था, उसका नाम लिया गया था। और इसी के क्रम में हम लोग वहाँ पे गए तो उसके द्वारा जो है एक सुनील कुमार वर्मा करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा एक खंडहर सा एक मकान है सिक्किम में, वहाँ पे जो है एक रूम है, उसके अंदर मशीनें लगा करके कुछ दवाइयां बनाई जा रही थी। इससे पहले उसका एक नॉन लाइसेंस था जो है सिरिनमो, यहाँ पर लाइसेंसी फर्म है, उसके यहाँ पे उसका जो है नॉन लाइसेंस था और उसी के यहाँ की जो दवाइयां वहां पर बनती थी वो दवाइयां उसके द्वारा बनाई जा रही थी। मेरे द्वारा जब मौके पर उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि ये दवाइयां जो है हमारी नहीं है और ये थी तो जो है हमारा जो ब्रांड है उसको जो है हमारी दवा की कंपनी को जो है ये बना रहा है। उसके अतिरिक्त उसके द्वारा वेस्टोकेम एक कंपनी उसकी भी बनाई जा रही थी। तो हमारे द्वारा जो है सीडीएसओ की टीम और जो है एनसीबी दिल्ली की टीम के द्वारा ये देर रात्रि यहाँ पर कार्य किया गया। और चूंकि जो है जो मुलजिम था वो एनसीबी का पूर्व से चले आ रहे केस का मुलजिम था, उनके द्वारा जो है उसे अरेस्ट करके दिल्ली ले जाया गया और हमारे द्वारा जो है उसके मौके से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए गए और जिनकी रिपोर्ट आने के बाद कंप्लेन केस हमारे स्तर पर दायर किया गया। हम लोग लगातार अभी ये अभियान जारी है हमारा, और अगर कहीं पर भी इस तरीके की जो भी गतिविधियां दिखती है तो मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि दिखती। रामनगर के टांडा मल्लू क्षेत्र से 17 वर्षीय छात्रा की लापता होने का मामला सामने आया है।
परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बेटी को गायब हुए 1.5 माह बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। परिजनों ने इस मामले में स्थानीय कोतवाली से लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। छात्रा 15 अप्रैल 2025 की शाम को अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने उसकी हर संभव जगह तलाश की, लेकिन जब कहीं से कोई सूचना नहीं मिली तो वे पुलिस की शरण में गए। पहले उन्होंने रामनगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर कई बार उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर बच्ची को खोजने की अपील की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 45 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ना तो बच्ची का कोई सुराग लगा है और ना ही पुलिस की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब मिला है। वो है 17 साल की, वो 15 अप्रैल से कैब है, कोई बता नहीं रहा। पुलिस वाले के पास में कितनी बार चले गए हैं, पुलिस वाले कह रहे ढूंढे भैया यही लगा रखे ढूंढे। जब हम आता पता सब दे दिया हम लोगों को, तभी वो कुछ बता नहीं रहा हमें। बता हम क्या करें। हम इनके चक्कर में एसपी के साथ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ के कोतवाल के पास कितने बार आ गए, कोतवाल के सर कितने बार आ गए, कितने बार दौड़े इधर उधर। कभी चौकी में दौड़े, कभी यहाँ रामनगर थाने में दौड़े, कभी कहाँ दौड़े। परेशान हम कितने दिन से, कोई बता ही नहीं रहा। पुलिस वाले कह रहे ढूंढे हम कब तक ढूंढते रहेंगे बताओ। क्या करती थी बेटी, कितने पढ़ती थी बेटी ने? 12 का लगा था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब उसके अभी अब आया ये 12 का पेपर दे रखे। मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ पुलिस वाले साथ में दे रहे हैं। इसमें कहीं हमने सीओ के पास गए और कोतवाल के पास गए, एसएसपी से सब हल्द्वानी भी गए, कहीं से भी गए, ढूंढे ही गुमराह कर रहने के, ढूंढे कहने की साधन नहीं मिलेगा। जो रहे मैं साथ होता हूँ 1.5 महीना सर, 1.5 महीना हो गया लड़की गायब हुए। थाना बल्लू से एक नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी हमारे द्वारा दर्ज की गई है और लगातार उसकी बरामदगी के हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा कई टीम गठित की गई है और उस टीम को हमारे द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और लगातार उसकी तलाश में दबी दी जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून नगर निगम में फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति से लगभग 80 करोड़ के घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 जुलाई की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि 2019 से 2024 के दौरान देहरादून नगर निगम में मेयर के कार्यकाल के दौरान स्वच्छता समिति में कई लोगों को नियुक्ति किया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है नगर निगम देहरादून, उसमें स्वच्छता समिति में जो वर्कर रखे गए थे, जो कर्मचारी रखे गए थे सैनिटाइजेशन वर्क के लिए, तो ये उसमें गड़बड़ी को लेके था कि इसमें हुआ ये था कि 2019 से 24 के बीच में जो पहले कार्यकाल था मेयर साहब का पूर्व के, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया था। अब जब बाद में पता चला कि उनकी नियुक्ति फर्जी पाई गई, वो लोग काम पे नहीं थे और उनके वेतन को लेके एक गड़बड़ घोटाला था, जिसका एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी मई 2024 में। तो जब उसमें हुई तो उसमें 60 करोड़ का घोटाला आया, जिसको सारा कुल मिला के ये जो टोटल घोटाला आता है ये 80 करोड़ के क्रॉस किया हुआ था। तो ये जब 23 मई 2024 को ये मुकदमा लगा हुआ था ऑनरेबल चीफ कोर्ट में, तो चीफ कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया हुई है। तो आज जब ये मैटर लगा तो इसमें ये पता चला कि इसमें FIR कल रात को दर्ज हुई है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे करने की बात कही है। कोर्ट ने उनको बोला कि आप इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन जो अभी हो रही है उसकी डिटेल्स एफिडेविट के थ्रू फाइल करें और इसको फर्दर जुलाई की डेट एक फिक्स करिए 7 जुलाई। याचिकाकर्ता का यही कहना है कि जो लोग थे उन लोगों के फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलवा के उनमें पैसा ना डाल के ये पैसा अपने अकाउंट में लिया गया हुआ है। रुड़की में शांतिपूर्ण माहौल में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। शहर की ईदगाह में सुबह से ही हजारों मुस्लिम श्रद्धालु कल पहुंचे हुए थे और जहां पर नमाज अदा की गई और देश में अमन शांति की दुआ मांगी गई। सितारगंज शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों की ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज बड़ी अकीदत और सादगी के साथ अदा की गई। इसकी नमाज के बाद उलेमाओं ने अपने देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी और देश की सीमा पर सुरक्षा में लगे जवानों की लंबी उम्र की दुआएं की।
मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज ग्राम बघौरी में बड़े अमन सुकून के साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई और मुझे लगता है कि पूरे भारत में के मुसलमान बड़ा अमन सुकून के साथ ही उन्होंने नमाज अदा की गई होगी, क्योंकि ये अल्लाह की जानिब से इब्राहीम खलीलुल्लाह की जो सुन्नत है वो तमाम मुसलमान अपने जो जायज़ कमाइयों से अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं और आज के दिन ये पैगाम देते हैं कि हम भारत में रहने वाले हैं, हम इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, अपने भारत को भी फॉलो करते हैं। और मैं तमाम भारत के मुसलमानों से जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जाए उनसे अपील करता हूँ कि वो लोग अमन सुकून के साथ ईद की कुर्बानियाँ करें और किसी को आहत न पहुँचे। और ईद का दिन आज खुशियों का दिन है, इसमें तमाम भारत के और जो लोग हैं मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी शरीक करें, जैसे बकरे की कुर्बानी करते हैं, लिहाजा उनको भी दावतें दें। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पहाड़ी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर हरीश रावत खान पान पार्टी के माध्यम से उत्तराखंड की प्राकृतिक उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी के एक निजी बैंकेट हॉल में काफल पार्टी का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और काफल का जमकर सवाल चखा। इस दौरान हरीश रावत ने काफल पार्टी के बहाने भाजपा पर निशाना साधा, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैनिकों की तारीफ भी की। हरीश रावत ने कहा कि काफल पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई। ये मौसम की अद्भुत सौगात है, ये माँ प्रकृति की हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा मददगार वृक्ष है और इसका फल सुस्वादु ही नहीं है बल्कि स्वाद में तो है ही है, इसका जैविक और औषधि उपयोग बहुत बड़ा है। तो इसलिए और अब यह आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 70-75 हज़ार लोग 1.5-2 महीने इसके भरोसे अपनी आजीविका बनाते हैं। इसलिए एक हमारी सामूहिक पहचान बन सके और उसके रूप में इसको प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके, उसके लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये काफल चैप्टर के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हल्द्वानी काफल चैप्टर के, कि उन्होंने ये आयोजन किया और बहुत शानदार आयोजन किया। और मुझे भरोसा नहीं था, इतनी बरसात के बावजूद जो है अब भी जंगलों में इतने काफल मिल जाएंगे और बहुत 8-9 कुंटल काफल आए। और मैं काफल प्रेमियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, लोगों ने जम करके खाए, सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत से साथी यहाँ पर बता रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुष्कर सिंह नानू जी यहाँ पर बता रहे हैं, उनका भी साथियों से यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाथ बढ़ाओ। उत्तराखंड की खास खबरें फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।